बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के हवाले से। अभी हालिया अमेरिका में जो बिल पेश किया गया है इस हवाले से कि जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत आई है, नया चार्ज उन्होंने संभाला है, इस हवाले से अफ़गान तालिबान के साथ कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से ममालिक शामिल थे, इस हवाले से जो बिल पास किया जा रहा है इसकी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। इस बिल के अंदर क्या इबाहम है, क्या अमेरिका की ये एक नई चाल है, क्या अमेरिका इस बिल की वजह के बाद ये समझता है कि वो हार मान चुकी हैं और इस बदनामी का दाग धोने के लिए एक बार फिर नई चाल चल रही हैं, और क्या इस बिल के पास होने के बाद खित्ते में एक दफ़ा फिर अमन ख़राब होने का शदीद अंदेशा है। इस हवाले से पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होगी। एक चीज़ पे और बात करेंगे जो दुनिया को बार बार एक मैसेज जा रहा है, स्पेशली इंडिया के हवाले से, कि इंडिया की बहुत दफ़ा रिकॉर्ड का हिस्सा हैं ये चीज़ें सॉरी कि हक़ाइक़ सामने आए हैं कि इंडियन फंडिंग किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तालिबान को की गई, लेकिन इसके बावजूद भारत अब बार बार वावेला मचा रहा है कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और दीगर कुछ लोगों ने मिलकर अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद की है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है, उन्होंने मदद की है अफ़गानिस्तान में, और नया एक सेटअप आया और अमेरिका को यहाँ से भगाया है, और अमेरिका की को भी ये कान भरे जा रहे हैं इस हवाले से। तो देखना ये कि क्या अमेरिका जो इंडियन फंडिंग थी वो उससे बचने के लिए, अपने आप को साइड पे करने के लिए, अपना इल्ज़ाम जो उनके ऊपर लगा है इस हवाले से उसको धोने के लिए, और ये जो अमेरिका ने अभी बिल पास किया इससे बचने के लिए, क्या जो इंडिया है तमाम का तमाम मुद्दा पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान की आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी, इसी के साथ साथ बात करेंगे कि जो बिल पेश किया जा रहा है इस पे इंडिया को और चाइना को क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और बिल के जो तनाज़ुर में जो चीज़ें हैं, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वजूहात क्या हैं, इस बिल को लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और दर हकीकत क्या है इस बिल के पीछे। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू सर। ब्रिगेडियर साहब, इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि अफ़गानिस्तान में जो अब नया एक सेटअप आया है, क्या अमेरिका ने इस सेटअप को एक्सेप्ट कर लिया है, हार मान ली है अपनी, या वो ये मानते हैं कि नहीं, अब चूँकि हालात बेहतर हो गए थे, हमें वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं थी और अब हम इसलिए वापस आ गए हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। इसका मैं दो हिस्सों में जवाब दूंगा। एक है अमेरिकन पॉलिटिशियंस के बारे में, और दूसरा अमेरिकन जो मिलिट्री लीडर्स हैं जिनके जो डिफरेंट बयान सामने आए हैं, उनकी कांग्रेस की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उनके सामने भी। पहले मिलिट्री जो है वो ये समझती है कि दे हैव स्टेट अवे वो कामयाब नहीं हुए हैं, और ये उनके सेंट्रल कमांड और जो उनके चीफ्स हैं उन्होंने स्टेट अवे कहा। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हमने अफगान नेशनल आर्मी को तैयार किया, और जो लफ्ज़ उन्होंने बोला उसमें कि दैट दे मेल्टेड अवे जस्ट लाइक कि आपने बर्फ़ रखी हुई है और जब आपको ज़रूरत है तो वो एक पानी की शक्ल में निकला, तो वो कहते हैं कि जी वो मेल्ट अवे हो गए हैं। 300,000 की जो उनकी फौज थी वो मेल्ट अवे हो अफगानिस्तान की। दूसरा जो है प्रोबेबली मेरे हिसाब से या मेरे एनालिसिस के मुताबिक दे वर बैंकिंग टू मच मिलिटरीली, अमेरिकन वर बैंकिंग टू मच मिलिटरीली ऑन दिस थिंग कि जी अफगान आर्मी को हमने ट्रेन किया है, हम चले जाएंगे और ये हमारा जो है अशरफ गनी जो पपेट गवर्नमेंट थी उसको वो सहारा देंगे और तालिबान के साथ एक लड़ाई लगी रहेगी और अमेरिकन और नेटो फोर्सेस वहां से निकल जाए। जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो है मेंटली तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि जी उनके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे अमेरिका में तालिबान के अगेंस्ट वो जो है वो पूरे नहीं हुए। नंबर एक। नंबर दो,
उनके मिलिट्री लीडर्स ने, बिकॉज वॉर जो है उसे हमेशा कहा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी होती है। वॉर कोई मुल्क या जो है वो अलहदा नहीं लड़ी जाती, बल्कि एक पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे कि आप फोर्स लगाते हैं अपने दूसरे को अपनी टर्म्स पे लाने के लिए, और जब वो टर्म्स पे आ जाता है तो फिर आप टेबल पे बैठ के बात करें। तो देर इज नो डाउट दैट अमेरिकन पॉलिसी इन अफगानिस्तान, जो कि सब एनालिस्ट कहते रहे हैं, स्पेशली द मिलिट्री प्रोंग जो है वो टोटली फेल हो गया, और वो उनके मिलिट्री लीडर्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो हैं, कांग्रेस जो है और वाइट हाउस जो है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने, अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कल को लोगों से वोट लेने, और वो ये चीज अभी डालना चाहते हैं रीजन के कुछ मुल्कों के ऊपर, जिनमें पाकिस्तान एक बहुत लीडिंग स्केप गोट है उनके पास, कि जी पाकिस्तान ने तालिबान हमें जो है वो वहाँ पे जो है कामयाब नहीं होने दिया। दूसरी चीज जो एक इम्पॉर्टेंट है, वो जो इनके अभी जो बिल आया है उसमें लग रहा है कि ये अभी हमारे साथ वही काम करेंगे जो कि इन्होंने पहले किया। तो मैं टू कंक्लूड मैं ये कहूँगा कि जी दोनों मिलिट्री एंड पॉलिटिकल leadership of the Americans have some may say it, some may not say it, but this उनकी पॉलिसी फेल हो चुकी है। ठीक हो गया, पॉलिसी फेल हो चुकी है। अच्छा, अभी आप ये कह रही हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। पॉलिटिकल गवर्नमेंट उनकी एक्सेप्ट ना भी करे, ज़ाहिर है वो इलेक्शन का एक सिलसिला होता है, फिर वो उसके बाद वो बर्डन शिफ्ट कर रही हैं दूसरे ममालिक के ऊपर। बर्डन शिफ्ट करने के बाद दूसरे पे एलिगेशन लगाने के से ये वो कहना चाह रही हैं कि ये ममालिक इस वॉर में हमारे ख़िलाफ़ थे, अफ़गानिस्तान के साथ थे, लेकिन इम्प्रेशन तो यही जा रहा है कि अमेरिका इस वॉर को वो हार चुका है, चाहे वजूहात कोई भी हों। इम्प्रेशन तो यही जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, मैंने जैसे आपको कहा कि वॉर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, आप इसको अलहदा नहीं ले सकते। तो वो जो पॉलिसी जो ये चलाना चाहते थे, जो स्ट्रेटजी इन्होंने उस पॉलिसी के गोल्स एंड एम को अचीव करने के लिए इन्होंने बनाई, वो स्ट्रेटजी इनकी फेल हो गई। अभी ये अपना फेस सेविंग कर रहे हैं, और जैसे कि इन्होंने वियतनाम वॉर में की, वहाँ पे फेल हुए, और इन्होंने जो है वो अपने पे ब्लेम नहीं लिया बल्कि दूसरे मुल्कों पे डाल दिया। इसी अभी भी जो है वो ये देखें कि ये फेल हो गए हैं, और वही अपना पुराना जो हथकंडा है वो अपना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं और तालिबान को वो इसका जो है वो ठहराना चाहते हैं जिम्मेदार, जिसमें कि ये बिल भी जो आया है उसमें। जी बिल्कुल। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा, ये जो बिल लाया जा रहा है, इसकी सीधा जो सेक्शंस हैं, इसका मकसद क्या है? इसमें क्या ऐसी चीज़ें शिकें शामिल की गई हैं, या इसके पीछे लॉजिक्स क्या है, हकीकत क्या है? क्या इस बिल के पीछे छुप कर एक दफ़ा फिर इस खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि वियतनाम वॉर के लेसन्स पढ़ें तो आपको पता चलता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज नॉट अलाउड, जब तक कि कांग्रेस की अप्रूवल नहीं हो जाती, एक सर्टन नंबर ऑफ ट्रुप्स को किसी मुल्क में भेजने। उसको ख़त्म करने के लिए जो लोग जो किताबें लिखी गई हैं, और जो पीपल दोज हु हैव द डीप एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, दे से कि जी अपनी मिलिट्री माइट को और जो है वो अपनी हेजमनी को और कॉर्पोरेट जो इनका वर्ल्ड है उसको, स्पेशली ऑयल एंड मिनरल्स के, उनको इन्होंने जो है वो बेनिफिट करने के लिए
ये मिडल ईस्ट में और अफगानिस्तान में जो है वो सारा ये बात की। और इसका बड़ा अच्छा एक व्यू मिलता है आपको हेनरी किसिंगर की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसमें वो क्लियरली इन चीज़ों को बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले इसका मतलब ये है कि जी जो वॉर होती है उसमें आपको क्लियर एम एंड ऑब्जेक्टिव से जाना चाहिए। वेयर इनका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर नहीं था। इट वाज अ परपेचुअल वॉर कि ये चलती रहेगी, उनकी इंडस्ट्री चलती रहेगी, हम ऑयल और मिनरल्स निकालते रहेंगे, अमेरिकन इंडस्ट्री बूम करती रहेगी, जिसकी वजह से दे कुड नॉट क्राफ्ट क्लियर स्ट्रैटेजी कि जी, और स्ट्रैटेजी कभी भी ठीक तरीके से नहीं बन सकती जब तक कि आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो है कि वो इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पहले काउंटर टेररिज्म था, फिर कुछ और हो गया, फिर तालिबान आ गए, फिर रीजनल हेगमनी पे आ गया, फिर जो है वो चाइना काउंटरिंग पे आ गया। तो ये चेंज करते रहे हैं, इस अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहे हैं, जिसकी वजह से जो नीचे लोग हैं जिन्होंने टेक्टिकल लेवल पे काम, स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करना था, दे वर नॉट क्लियर कि जी एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसकी वजह से इन्होंने 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो भी खर्च कर दिए, बट अल्टीमेटली दे कुड नॉट अचीव इट। अल्टीमेटली दे कुड नॉट अचीव। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस हवाले से मज़ीद आप क्या समझते हैं कि अगर ये बिल पेश कर दिया जाता है, चूँकि हमारा स्पेसिफिक टॉपिक इस लेजिस्लेशन के हवाले से, अब ये बिल पेश हो चुका है, लेजिस्लेशन लेट्स सपोज जैसे आपने फरमाया कि ज़ाहिर है कांग्रेस से अप्रूवल होने के बाद ये सब कुछ होगा, कांग्रेस अप्रूव कर देती है, उसके बाद अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या होगी? एक दफ़ा फिर इस खत्े के अमन को ख़राब करने के लिए हमला आवर होंगे क्या? उस वक़्त पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है, निशाना बनाया जा सकता है अफ़गानिस्तान, और असल टारगेट, ये तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि असल टारगेट उनका चाइना है, चाइना से उनको खौफ है और भारत का उनको सपोर्ट है, इस चीज़ से तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो क्या असल टारगेट जो चाइना है उसको दबाने के लिए, उसको गिराने के लिए अगर लेजिस्लेशन करते हुए पाकिस्तान पे कोई हमला आवरी की कोशिश की जा सकती है? कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है प्रैक्टिकली? देखिए, जो आज वो 21वीं सदी वो पीरियड नहीं है जिसमें कि आपको ज़रूर फिजिकल अटैक करना पड़ता है, लेकिन आप हाइब्रिड वॉर के जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं उनसे दूसरे मुल्कों की आर्म ट्विस्ट ज़रूर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जो ये इन्होंने बिल इनका जो मूव हो रहा हुआ है उसकी अगर आप देखें, जो क्लॉजेस जो उन्होंने डाली हैं स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ, जहाँ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि जी एन असेसमेंट ऑफ सपोर्ट बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान for the Taliban between 2001 and 2020, including provision of sanctuaries, space, financial support, intelligence support, training, equipping, tactical and operational strategic directions. Now, ये लगता है कि तालिबान पे कम और हमारे पे ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर उसमें उन्होंने कहा है कि जी एन असेसमेंट ऑफ सपोर्ट बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दोज आर 2021 ऑफेंसिव ऑफ तालिबान दैट टॉपल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। कि ना सिर्फ ये कि जी 2001 से 20 तक जो है वो उनको जो सपोर्ट पाकिस्तान की जो ये कह रहे हैं कि हमने जो दी उसका एनालिसिस करें। उसके बाद जो तालिबान ने ऑफेंसिव लॉन्च किया जिसकी वजह से एक ब्लडलेस उन्होंने कैप्चर किया, उसमें भी देखें कि जी पाकिस्तान ने क्या सपोर्ट की। और तीसरा जो है वो ये है एन असेसमेंट ऑफ सपोर्ट बाय द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द September 21 offensive of Taliban against
in the Panjshir Valley and the Afghan businessmen. तो आप देखें कि ये पूरा 2001 से अभी तक का जितने भी इवेंट हुए हैं उसमें पाकिस्तान को स्केप गोट बनाने की या अपनी फेलियर्स की वजह बनाने की ये बहुत क्लियर जो है वो लाइंस हैं। इनको कब कैसे और कहां कैच किया जाएगा, दैट द टाइम विल टेल। आने वाला वक्त दूसरी चीज जो है, जो कि अभी अफगानिस्तान में और अमेरिका में बात हो रही है कि जी न्यूक्लियर वेपन जो हैं अफगानिस्तान के कैप्चर, अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो हैं वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन अनसेफ हो गए हैं। लकीली आज मैं पढ़ रहा था सुबह, ब्रुकिंग जो एक बहुत रिनाउंड थिंक टैंक है अमेरिका का, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, both are capable of defeating such a possible scenario if occurs. तो इनके अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और इनके जो थिंक टैंक्स हैं वो भी आपस में एक तरह का नहीं सोच रहे। जो थिंक टैंक्स हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कुछ और सोच रहे हैं। दो चीज़ें, दो सवाल जन्म ले रही हैं। एक तो ये बात कि आपने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जो थिंक टैंक्स हैं उनकी कैलकुलेशन है कि एक थिंक टैंक का कहना है कि अनसेफ हैं जो न्यूक्लियर हमारे एसेट्स हैं और दूसरे का कहना है नहीं अनसेफ नहीं है। तो दोनों सूरतों में अगर हम ये जो इम्प्रेशन दुनिया में है कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ कोई इल्हाक की है या तालिबान किसका हमने सपोर्ट की है, वहाँ जो गेम चेंज हुई है उसमें कोई पाकिस्तान का हाथ है, तो उस हवाले से अगर ऐसा सच है तो फिर क्या हमारे ये जो असासे हैं अनसेफ वाली बात दुरुस्त है? और अगर ऐसा सच नहीं है तो क्या आने वाले टाइम में वाकई जिस तरीके से तालिबान ने अमेरिका में हमले किए या पूरी दुनिया में एक उनका एक सिलसिला रहा, ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ुद पाकिस्तान ने इसके जो आफ्टर शॉक्स झेले हैं पिछले टाइम में, तो क्या वाकई आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की आपस में कोई सेटलमेंट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो फिर वो भी पाकिस्तान का रुख करके वाकई अनसेफ हो सकती हैं चीज़ें? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया जो कि बहुत से पाकिस्तानियों के जो है वो ज़हन में आता है और इसमें काफ़ी हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी इस बात को प्रोपेगेट करते हैं। बट जो लोग ये समझते हैं हिस्ट्री को, जियोपॉलिटिक्स को, वो ये पहले भी यही कह रहे थे कि दिस थिंग विल सेटल डाउन। जो अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर है ये बिल्कुल ब्लडलेस होगा। आप हमें अपनी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप पे ये यकीन होना चाहिए, और दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान जो है वो अभी 70 का पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान है जिसने के लेसन्स अपने जो 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 गलतियां की हैं उससे सीखा है। हमारे पास जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आर न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, मैं इससे कम नहीं बोलूँगा कि ये हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज है। बेशक बेशक। ना सिर्फ पाकिस्तान फौज को बल्कि पाकिस्तान के हर आदमी को। नंबर 2, आप देखें कि जो ये प्रोपोगेट करते हैं कि जी अफगानिस्तान तालिबान में आ गया है तो पाकिस्तान सारा तालिबानाइज्ड हो जाएगा। आप देखें कि हमारी ज़िंदगी उसी तरह चल रही है, कोई रिफ्यूजीज नहीं आए हैं, किसी मस्जिद में कोई इस तरह का जो है वो बात नहीं की गई है। हम बहुत, पाकिस्तान एक बहुत मॉडरेट इस्लामिक कंट्री है। अनफॉर्चुनेटली आप अगर लोग जो एनालिसिस नहीं करते, वो हिस्ट्री को नहीं देखते कि हमारे मुल्क में ये बॉम्ब ब्लास्टिंग, सुइसाइडल बॉम्बिंग आई ही तब है जबकि अफगानिस्तान के बैलेंस को चेंज किया। एक कभी वो सोवियत यूनियन की तरफ, फॉर्मर सोवियत यूनियन की तरफ उसको खींचने की कोशिश की गई, कभी उसको अमेरिकनाइजेशन की तरफ खींचने की कोशिश की गई।
लोगों को अफगान कल्चर की जब तक, स्पेशली अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन को अफगान कल्चर की जब तक समझ नहीं आएगी, वो इस चीज़ का हल जो है वो कभी नहीं निकाल सकते। और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि अफगान कल्चर को समझो, उन लोगों की थिंकिंग को समझो जो कि जिनके साथ आप लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगा कि सुन त्जू एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट था चाइनीज। तो कहता था कि अगर आपको अपने दुश्मन का पता है और आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता है तो आपको किसी जंग में जाने से बिल्कुल कोई खतरा नहीं है और आप वो जीतेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये कॉर्पोरेट एडवांटेज को के लिए जो इन्होंने जंगें जारी की हैं, वो अफगानिस्तान जैसे मुल्क में वो कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत पहले से बहुत मजबूत मुल्क बन चुका हुआ है। नो कंट्री कैन डेयर टू अटैक पाकिस्तान व्हाट डिफेंस कैपेबिलिटी वी हैव। एंड आई ये बड़ा उम्मीद और बड़े हौसले से ये बात कहता हूँ कि हमारे मुल्क के लोगों को, हमारी कौम को इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान दिफाई तौर पे इतना मजबूत हो गया है कि इंडिया क्या कोई भी मुल्क ये डेयर नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान पे की को मैली आंख की तरफ देख सके। बहुत शुक्रिया जी। जी मैं ब्रेक का एक वक्त हुआ है, मैं वापस आता हूँ ब्रेक के बाद, सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे और आकर बात करेंगे इसी बिल के हवाले से तालिबान का क्या रिएक्शन सामने आया है या एक्सपेक्टेडली फ्यूचर में सामने आ सकता है। वापस आते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ होंगी उसके हवाले से, और एक्सपेक्टेडली क्या दुनिया सोच रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इल्हाक़ के हवाले से और एसेट्स के हवाले से। ब्रेडी साहब बात कर रहे थे। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एज अ कंट्री हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम जो है अपने मुल्क को किसी को भी मैली आंख से देखने की जुर्रत भी नहीं देंगे। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, जो जो वक्त और हालात और जो एनवायरनमेंट बन रही हैं, पाकिस्तान इज इमर्जिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द टाइम टू कम। और मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान विल बी इंशाल्लाह अ पिवटल कंट्री इन साउथ एशिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो गया। हम चाइना से मिलते हैं जो कि एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, हम इंडिया से मिलते हैं लैंड रूट में, हम अफगानिस्तान से मिलते हैं, और जो एक ड्रीम है टू कनेक्ट एशिया विद यूरोप, उसका जो मेन पिलर है दैट इज पाकिस्तान। और ये जो जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं वो हमारे साथ हमें साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने बताया कि पाइवटल पार्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है, उसकी चंद बड़ी अहम वजूहत आपने शेयर की है, इस वजह से पाकिस्तान इंपॉर्टेंट पिलर है। हमें ये थोड़ा सा बताइएगा, हमें एक तो हम चूँकि सेंटर में हैं, हमें हर तरफ से खदशात लाहक हैं। अगर हम अमेरिका के साथ नहीं चलते हैं इस लेजिस्लेशन के बाद, हमारे ऊपर कोई अटैक है या ऐसा कोई आने का खदशा है खुदा न खास्ता, तो दूसरी तरफ हमें तालिबान की तरफ भी अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। आप क्या समझते हैं इस लेजिस्लेशन की खबर के बाद तालिबान का कोई रिएक्शन सामने आया है या एक्सपेक्टेडली आने वाले टाइम में कोई रिएक्शन सामने आ सकता है? देखिए जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि हमें इस चीज पे बहुत देखिए जियो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट आपका नहीं होता, जाती इंटरेस्ट नहीं होता, ये मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं। जहां मेरा और आपका इंटरेस्ट मिलेगा हम चलेंगे, जहां मेरा और आपका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा वहां पे साथ नहीं चलेंगे। और ये चीज बड़ी क्लियरली अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी
ये बात बड़ी क्लियरली बात कर दी कि पाकिस्तान जो है इट हर जगह पे हमारे साथ अलाइन नहीं होता। क्योंकि वो क्यों अलाइन नहीं होता? वो इसलिए अलाइन नहीं होता कि हमें अपने हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है उनको अपने मुल्क का इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम है जहां पे, और यही काम हम बाकी सारों के साथ भी करते हैं। हालात को खराब करने की कोशिश बहुत की जा रही है और हमें जो है एक बैलेंस अचीव करना है। हमने अमेरिका को भी नहीं छोड़ना, हमने जो है वो चाइना को भी साथ रखना है, हमने तालिबान के साथ भी, बिकॉज हमारे वो नेबर्स हैं, हमने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। तो हमें अपने सारे जो कार्ड्स हैं वो हमें बहुत एहतियात से करने पड़ेंगे और यही लीडरशिप का टेस्ट होता है जबकि हालात मुश्किल होते हैं, जबकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कैसे अपने लीडर अपनी कौम को उन हालात को में से, मुश्किल हालात में से निकालता है और उन जो चैलेंजेस होते हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। तो हम जो है हमारे तमाम पॉलिटिकल और मिलिट्री जो लीडर्स हैं नो वो जो है उनको पता है कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं और वो इन जो है हमारी, चाहे वो फॉरेन ऑफिस हो चाहे दूसरे हों, वो सब इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं और अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन किए हैं इर्रिस्पेक्टिव के जी जो एक दो चैनल जो पाकिस्तान की बुराई के चक्रों में होते हैं, जिनको जब आप देखते हैं तो आपको और कुछ नज़र नहीं आता लेकिन पाकिस्तान की सिर्फ बुराई नज़र आती है। तो उनके अलावा आप देखें जो कि बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग जहां पे आते हैं वो होपलेस नहीं है, रादर दे आर होपफुल कि हम जो हैं इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन द बॉटम लाइन इज कि जी हमें अपने जो कार्ड्स हैं वो बड़े एहतियात से, तमाम कार्ड्स अपने हमें तमाम कार्ड्स अपने एकदम से शो नहीं करने और बहुत एहतियात के साथ इन सारे नाजुक मामलात को देखना है। आखिरी चीज़ बता दीजिएगा इस हवाले से कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन सामने आ जाती है तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होगी? उधर हमारे साथ तालिबान हैं, चूँकि ज़ाहिर है वो मुसलमान भी हैं, हमारे पड़ोसी कंट्री भी हैं, उनके विंग्स पाकिस्तान के अंदर भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से अमेरिका है जो सुपर पावर है, जो एक बिल पास करने जा रहा है और बाकी दीगर ममालिक को साथ मिलाकर खुदा न खास्ता ऐसी कोई गेम खेल सकता है, चूँकि चाइना और पाकिस्तान अब पूरी दुनिया को खटक रही हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की न्यूट्रल स्ट्रेटजी क्या होगी ताकि हमें कुछ अमेरिका से भी खदशात ना हो और पड़ोसी ममालिक से भी ना हो? देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें आपको पहली बात तो ये है कि मैंने पहले अपनी डिस्कशन में शुरू में ही इस चीज को तो टोटली रूल आउट कर दिया दैट समवन विल डेयर टू अटैक। ये तो जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर कोई ऐसी मिस एडवेंचर करता है तो हम उसका इतना भरपूर जवाब देंगे कि वो उस जवाब को एब्जॉर्ब करने में ब्रिगेडियर साहब ख़तरा ये है, ब्रिगेडियर साहब ख़तरा इस वक्त ये है कि जो 2006 या 2007 में हालात खुदा न खास्ता पाकिस्तान में पैदा हुए थे, खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन की वजह से वो दोबारा से वापस ना आ जाए, उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी होगी? हालात, एनवायरनमेंट चेंज हो गई। अब वी आर नॉट लिविंग इन 2016, वी आर लिविंग इन 2021 वेयर जहां पे हमारे बहुत करीबी और स्ट्रेटेजिकली वी आर गैल्वनाइज्ड विद चाइना एंड टू सम एक्सटेंट विद रशिया आल्सो। हम जो है इस जो है वो खुद एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर्स है। आपने देखा हमने सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया को की, उन्होंने रात के अंधेरे में 2 कौवे मारे, 4 दरख्त दिखाए। हमने
दिन की रोशनी में उनके जो है वो जहाज भी 2 गिराए। और मैं बड़ा अदब से ये बात करूंगा कि आज जो मिलिट्री लीडरशिप इंडिया की है वो इस वजह से सरवाइव कर रही है कि पाकिस्तान ने जो टारगेट्स लेने थे एट द नेक ऑफ द टाइम वी नेवर वांटेड टू हैव दैट, बिकॉज उसमें बहुत हाई लेवल का यूएलिटीज हो जाए। हम बहुत समझदार मुल्क हैं, हमें पता है हमारी पावर्स क्या है, हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए उस चीज को तो आप रूल आउट कर दीजिए। दूसरी चीज ये है, यस, 5th जनरेशन वॉर में जो नेशनल सिक्योरिटी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आपको जरूर दबाया जाएगा, लाइक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, लाइक IMF, लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक ह्यूमन राइट्स जो है, ये वो पिलर्स हैं जिस पे हमें जो है वो दबाया जाएगा कि जी, और हमारे ऊपर सैंक्शंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। जैसे अभी तालिबान पे बात की जा रही है कि जी ह्यूमन राइट्स की, अफगानिस्तान विल नॉट बी एबल टू गिव द ह्यूमन राइट्स लाइक दैट ऑफ डेनमार्क या बाकी जो स्विट्जरलैंड के हैं, बिकॉज उनका अपना एक कल्चर, और वो कल्चर को जो है वो अगर नहीं समझेंगे और उन पे वो चीज़ थोपते रहेंगे, पाकिस्तान पे ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, वुमेन राइट की बात करेंगे, आप देखें कि वी आर सच अ लिबरल कंट्री। आप किसी भी शहर में चले जाएं, बड़े मॉल में चले जाएं, वहाँ पे आप जैसे टाई वाले भी होंगे, वहाँ पे मेरे जैसे बगैर टाई वाले भी होंगे, वहाँ पे मामे वाले भी होंगे, वहाँ पे औरतें जो हैं वो टी शर्ट और जीन भी पहनी होंगी, कुछ ने जो है वो शलवार कमीज पहनी होगी, कुछ ने अब वो जो क्या कहते हैं वो जो अबाया जो होता है वो भी पहना होगा। दे ऑल आर यू नो टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, और इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई इन्वायरमेंट। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सेफ हाथों में है। ये जनरल ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत डिटेल से इस हवाले से गुफ्तगू की, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। इसी के साथ साथ नाज़रीन, आज बात हुई है जो अभी कांग्रेस में बिल पेश किया गया, इस हवाले से ब्रिगेडियर साहब ने यही बात की है कि कांग्रेस में इतनी आसानी से, ठीक है लेजिस्लेशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बिल पेश होते रहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है इस तरह का कोई भी बिल पास हो जाना। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो भी जाती है तो हम उस 2007 के एरे में नहीं रह रहे। हमारे एसेट्स जो हैं मुकम्मल तौर पर सेफ हाथों में हैं। ये मफादात की जंग है, मफादात के साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, अफ़गानिस्तान का और तालिबान का रद्द अमल सामने आ सकेगा। इसके साथ साथ बात हुई है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है क्योंकि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और ये उनसे हज़म नहीं हो रहा, और उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो सब मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।